स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से वीडियो के सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर पहली बार गिरा भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया कानून। दोस्तों बताएंगे 230 सांसदों ने कर दिया जोरदार तरीके का खेला। अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी और तमाम पार्टियों ने एकजुटता के साथ में राहुल गांधी का समर्थन किया। दोस्तों राहुल गांधी ने आंकड़ों के खेल में अमित शाह को दी है जोरदार तरीके की शिकस्त। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी का क्या मैसेज आया है और अखिलेश यादव क्या कुछ बोले हैं दोस्तों। वहीं पर राहुल गांधी के भाषण के बाद हुए वोटिंग में बीजेपी को हार के बाद एफआईआर दर्ज करने की भी एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। बताएंगे कौन से मामले को लेकर नेता विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है दोस्तों। इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने दिखा दिया कि अगर पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ अता पता नजर नहीं आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 23 अप्रैल को तमिलनाडु के पूरे सीटों पर चुनाव होने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ 23 तारीख को पश्चिम बंगाल के अंदर भी वोट डाले जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ रही है दोस्तों, और इसीलिए बीजेपी ने सोचा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रभावित करने के लिए खासकर महिला आरक्षण बिल को लाकर कहीं ना कहीं महिला समाज के लोगों में एक मैसेज भेजेंगे कि भारतीय जनता पार्टी महिला समर्थन में है और विपक्ष महिलाओं के विरोध में है दोस्तों। लेकिन बीजेपी ने गलती ये कर दी कि परिसीमन का मामला भी भाजपा इस पूरे मुद्दे से जोड़कर लेकर आ गई दोस्तों, और महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लाने की कोशिश कर रही बीजेपी को तमिलनाडु से जोरदार तरीके का झटका लगा। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कोने कोने में काला झंडा दिखाने और काला झंडा लहराने के लिए आम जनता को बोल दिया दोस्तों। उसके बाद पूरा का पूरा तमिलनाडु डीएमके यानी एमके स्टालिन की पार्टी के साथ में मजबूती से आकर खड़े हो गए हैं दोस्तों, और जो सत्ता विरोधी लहर थोड़ी बहुत देखने को मिल रही थी तमिलनाडु में, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और कांग्रेस पार्टी और डीएमके गठबंधन को जबरदस्त तरीके का फायदा मिल रहा है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके परिसीमन के मामले को लेकर बुरी तरीके से पिछड़ गए दोस्तों, और लोकसभा के अंदर जब ये बिल गिरा है तो तमिलनाडु में मैसेज क्लियर है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को हराया है। इसीलिए तमिलनाडु के इंडिया गठबंधन के एक एक कार्यकर्ताओं को ये नैतिक जीत का एक बहुत बड़ा तगड़ा समर्थन मिला है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके की सारी संभावनाओं को खत्म करके गया है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को अब हार का डर सता रहा है, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है दोस्तों। दरअसल बीते दिन अमित शाह पश्चिम बंगाल की राजनीति को छोड़कर यानी पश्चिम बंगाल में 15 दिनों तक लगातार रहने की बातें कर रहे थे, लेकिन सारे काम छोड़ छाड़ कर पश्चिम बंगाल के चुनावी समर को छोड़कर दिल्ली पहुंच गए। उनको लगा कि वो 2/3 बहुमत जुटा लेंगे दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी का भाषण इंडिया गठबंधन की एकजुटता के बाद संविधान का संशोधन 131वां जो पेश किया गया दोस्तों, उसमें कुल मिलाकर 298 वोटों का समर्थन मिला। यानी एनडीए गठबंधन को 298 वोट मिले, संशोधन को 298 वोट मिले दोस्तों, जबकि इंडिया गठबंधन को 230 सांसदों का समर्थन मिला और ये कानून पूरी तरीके से गिर गया दोस्तों। 360 सांसदों की जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को, लेकिन 298 ही जुटा पाए, तो ये परिसीमन विधेयक पूरी तरीके से गिर गया दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि इसके बाद विपक्ष में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव राहुल गांधी की एकजुटता ने एक नया रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। इस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया सामने आती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक गिर गया है और उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए असंवैधानिक तरीके से परिसीमन कराने की कोशिश की, यानी असंवैधानिक तरकीब अपनाकर परिसीमन कराने की कोशिश की। भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया, जय संविधान। यानी भारत की जनता ने देखा कि कैसे इंडिया गठबंधन ने एकजुटता के साथ में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी डंके की चोट पर इंडिया गठबंधन की एकजुटता का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने रोक दिया। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पड़े वोट ने बता दिया कि राहुल एक ऐसे नेता है जिनके समर्थन में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट हो सकता है दोस्तों। अखिलेश यादव और एक कदम आगे निकल गए और शेरो शायरी करते हुए भाजपाइयों को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए अखिलेश यादव बोले, कहा इनकी फरेबी गाड़ी फिर से थमी ही रह गई, अब कहेंगे हमारी कोशिश में कमी रह गई। यानी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है दोस्तों। जो किसानों का आंदोलन जब हुआ तब जो तीनों काले कानून वापस लेने पड़े तो कहने लगे कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी, अब कहेंगे कि शायद हमारी कोशिशों में कुछ कमी रह गई थी। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपाई अपने आप को एक बार फिर से एक्सपोज कर रहे हैं और अखिलेश यादव राहुल गांधी इस मामले को लेकर बिल्कुल भी फटकार लगाने से पीछे नहीं हट रहे। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बात है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और यही एकजुटता भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर शिकस्त देती है और देश में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से दूर कर देती है दोस्तों। और उसी तरीके से अब आने वाले दिनों के अंदर भी ये एकजुटता और ज्यादा मजबूत होगी और विपक्षी एकता के लिए ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है दोस्तों, सकारात्मक बात है। इधर राहुल गांधी पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, उधर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर करने के आदेश जारी कर दिए गए। जो अपडेट है वो ये की
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। दोस्तों, जज ने कहा कि एफआईआर दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट ने ये आदेश कर्नाटक बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर दिया है। दोस्तों, उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में कार्रवाई की मांग की थी। दोस्तों, 28 जनवरी 2026 को एमपी एमएलए कोर्ट ने विघ्नेश शिशिर की याचिका को खारिज कर दिया। दोस्तों, तब कोर्ट ने कहा था कि मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अब तक का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता ओर से नागरिकता यानी सिटीजनशिप के संबंध में कोई नया या ठोस साक्ष्य यानी एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है। कोर्ट ने मंत्रालय से टॉप सीक्रेट फाइल ली थी। दोस्तों, इस मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला गया है, कहीं ना कहीं पता चलता है कि राहुल गांधी को हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर जितनी तारीफ इंडिया गठबंधन की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की होनी चाहिए, डीएमके की होनी चाहिए, उतनी ही तारीफ ममता बनर्जी की भी होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, और जिस तरीके से चुनाव के अंदर तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसके खिलाफ उनकी लड़ाई काफी मजबूती से चल रही है। लेकिन इस बीच जो अपडेट आती है ये कि राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की उपस्थिति की मांग की थी। दोस्तों, इसके बाद ममता बनर्जी ने अपने 20 सांसदों को लोकसभा में भेजने का फैसला लिया और उन्होंने कहा कि हम चुनाव के बावजूद अपने 20 सांसदों को जल्दी से भेजेंगे कि वो जाए और वोटिंग के टाइम में संसद के अंदर मौजूद रहे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। टीएमसी के 20 विधायक पहुंचे और 20 ने सरकार के खिलाफ वोट डाला और इंडिया गठबंधन को मजबूत किया, जिससे पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस भी इस मामले को लेकर बहुत सीरियस तरीके से काम कर रही थी। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इनकी भी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि इनके तो राज्य के अंदर ही चुनाव हो रहा है, इसके बावजूद सारे सांसद पहुंचे थे वोट डालने के लिए। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में अभी हाल फिलहाल के अंदर केवल एक ही चर्चा चल रही थी कि डीएमके सरकार में कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ। एमके स्टालिन 10 साल से सरकार में है। दोस्तों, और तमिलनाडु में सारी चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी कि 10 साल में क्या कोई विकास हुआ है या नहीं हुआ है, और तमिलनाडु को जो चाहिए था क्या वो पूरा हुआ है। इस तरीके की चर्चाएं चल रही थी, जिससे डीएमके पार्टी बैकफुट पर थी। दोस्तों, और स्टालिन को जवाब देना पड़ रहा था हर जगह पर, और कहीं ना कहीं जो सत्ता विरोधी लहर थी दोस्तों, उस कारण से डीएमके काफी ज्यादा जूझ रही थी। लेकिन अचानक से बीजेपी सरकार केंद्र के नियम के साथ में महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन की बात बोलती है। दोस्तों, उसके बाद पूरा तमिलनाडु का चुनाव बदल चुका है। तमिलनाडु में अब जो चुनाव है वापस से नॉर्थ वर्सेस साउथ का बन चुका है। दोस्तों, और तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके जो डीएमके के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, उसका बीजेपी के साथ में गठबंधन है और भाजपा के लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं। और केंद्र में बीजेपी सरकार परिसीमन को लेकर जो कानून लेकर आई है दोस्तों, इस कारण से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दोनों के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। और तमिलनाडु के अंदर अब एमके स्टालिन की पार्टी के लिए चुनाव और आसान हो गया है। दोस्तों, अब जो चर्चा चल रही है चुनाव में वो ये कि क्या उत्तर भारत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अंदर ऐसे घुसपैठ करेगी और आम जनता इसको स्वीकार करेगी। क्या एआईएडीएमके जो बीजेपी के साथ मिलकर गलबैया कर रही है, जो बीजेपी तमिलनाडु विरोधी है, क्या उसको कभी सपोर्ट किया जा सकता है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच में कई जगह पर नारे लग रहे हैं कि हिंदी हम पर बोझ, तमिल हमारी माँ, स्टेशन पर नाम पर काली पोती जा रही है। दोस्तों, यानी जो हिंदी में शब्द लिखे गए हैं उस पर काली पोते हुए बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। यानी तमिलनाडु में फिर से हिंदी विरोध की राजनीति शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने परिसीमन का मामला लाकर कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अंदर डीएमके के लिए चुनाव और आसान कर दिया है। साथ ही साथ बिहार के अंदर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है वो काफी भड़के हुए हैं। दोस्तों, उनका मानना है कि सम्राट चौधरी आरजेडी के नेता है और आरजेडी में 15 साल बिताकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे और बीजेपी में केवल 9 साल के अंदर ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। जो बीजेपी के असली कार्यकर्ता है, विजय सिन्हा जैसे कार्यकर्ता है, उनको कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिया गया और इस बात को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार में काफी नाराज चल रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद अब सम्राट चौधरी की छवि चमकाने को लेकर और भाजपाई समर्थकों के बीच में समर्थन जुटाने के लिए नए तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। दोस्तों, यानी बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी क्योंकि आरजेडी से आए हैं और बीजेपी के ओरिजिनल नेता नहीं है और मुख्यमंत्री बन गए, तो अब उनके नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है। दोस्तों, और दावा किया जा रहा है कि बिहार में पहला ऐसा नेता है जिसने मुस्लिम व्यक्ति से टोपी लेकर टोपी पहनने से मना कर दिया, जैसा नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए एक तस्वीर को वायरल किया जाता है। दोस्तों, उसी तरीके का दावा यहाँ पर किया गया और सम्राट चौधरी पर उठ रहे सवालों के बीच में सम्राट चौधरी को भाजपाइयों के बीच में हिंदू हृदय सम्राट बनाने की कोशिश की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा दिए गए टोपी को पहनने से मना कर दिया। अरबी गमछा ओढ़कर इफ्तार खाने वाले सम्राट चौधरी अब मुस्लिम समाज के टोपी पहनने से मना कर रहे हैं, तो भाजपा वाले वीडियो को शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, जबकि सम्राट चौधरी का अगर आप पुरानी तस्वीर देख ले तो आपको मुस्लिम समाज के लोगों के इफ्तार पार्टी में कई बार दिखाई देंगे सम्राट चौधरी। दोस्तों, और आरजेडी के टाइम में तो टोपी भी पहनकर जाया करते थे, तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी को हिंदू हृदय सम्राट बनाने की कोशिश की जा रही है और छवि चमकाने के लिए आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर और कैंपेन चलेगा। दोस्तों, यानी मीडिया के अंदर रिपोर्टें चलवाई जाएगी और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी
माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सम्राट चौधरी को ना तो विपक्ष के लोग स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि 7वीं पास व्यक्ति हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि इनका बीजेपी से लेना देना नहीं, बल्कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड में ये अपना उम्र की ज्यादा टाइम रहे हैं, तो इनकी राजनीति आरजेडी और जेडीयू वाली है। भारतीय जनता पार्टी में आकर जैसे तैसे पावर को बैलेंस करके मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता इनको अपना नेता मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए इनको हिंदू हृदय सम्राट बनाने की कोशिशें चल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के विधायक देवाशीष कुमार के घर के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भवानीपुर में ममता बनर्जी के नॉमिनेशन के प्रपोजर के घर पर छापेमारी की है, रेड मारा है, और दोपहर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी मिराज शाह नाम के प्रपोजर के घर पर छापा मारने के लिए पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी के प्रपोजर के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है और वे ये जानते हैं कि बहुत ही बेशर्मी के साथ ऐसा किया जा रहा है। मिराज शाह तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के भवानीपुर से कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भरने के वक्त मौजूद थे और वो प्रपोजर थे। वे एक चार्टर अकाउंटेंट है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नेतृत्व करते हैं। उनके घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड को तृणमूल कांग्रेस ने मुखर तरीके से विरोध करते हुए कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के खिलाफ बताया। दोस्तों, बात एकदम सही है। ममता बनर्जी के करीबी नेताओं के यहाँ जो छापेमारी चल रही है और बीच चुनाव में चल रही है, इससे पता चलता है कि बौखलाहट इनकी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आईटी विभाग कई बार छापेमारी कर चुका है दोस्तों, और सबको परेशान किया जा रहा है जो ममता बनर्जी से दूर दूर तक भी कहीं भी जुड़े हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि अमित शाह जो 15 दिन कह रहे थे कि मैं बंगाल के अंदर रहूंगा, शायद वो यही बताना चाह रहे होंगे कि बंगाल में रहूंगा तो आईटी विभाग वाले छापा मारते रहेंगे। ऐसे में दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मुरादाबाद के अंदर शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी का एक विवादित बयान आया है। दोस्तों, अब जो अपडेट है वो ये की उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अंदर जनपद में मंत्री गुलाबो देवी ने विपक्ष को घेरते हुए महिला आरक्षण बिल पर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे सोशल मीडिया पर उनका बयान वायरल हो गया। दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और विपक्ष के लोग रिश्तेदारों और बिरादरी के नाम पर बहकाने लगे हैं और महिलाओं को उस मुखिया यानी प्रधानमंत्री के प्रति वफादार रहना चाहिए जिसने उन्हें पंचायत से लेकर संसद तक 33% आरक्षण देने का अधिकार दिया। मुरादाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रही थी। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण पर महिलाओं को मिले राजनीतिक अधिकार पर बोलते हुए एक विवादित बयान दे दिया दोस्तों, और गुलाबो देवी ने कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि यदि महिलाएं उस मुखिया को भूलती हैं जिसने उन्हें सशक्त किया तो उनका कहीं ठिकाना नहीं लगेगा, और स्वर्ग तो छोड़िए नरक के अंदर भी उनका ठिकाना नहीं लगेगा। विपक्षी पार्टी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की मंत्री कर रही है दोस्तों, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हिम्मत है तो पैतृक सीट छोड़कर गोरखपुर से चुनाव लड़के दिखाइए। अखिलेश यादव को चैलेंज कर रही है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री स्मृति ईरानी। दोस्तों, दरअसल अखिलेश यादव ने एक दिन पहले मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से स्मृति ईरानी को निशाने पर लिया था। उन्होंने पहले दिन जब भाषण दिया था संसद के अंदर दोस्तों, तो उन्होंने कहा था कि आपके सास बहू वाली भी तो चुनाव हार गई, यानी अखिलेश यादव का निशाना था स्मृति ईरानी पर जो अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए पहुंची थी दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उनको चुनाव हरा दिया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए भाजपाइयों से बोला कि महिला आरक्षण की आप बात करते हो, आपकी तो एक महिला नेत्री थी जो सास बहू वाली नेत्री थी, वो भी चुनाव हार गई, यानी स्मृति ईरानी पर तंज कसा गया दोस्तों। इस पर अब स्मृति ईरानी ने कहा कि पैतृक सीट से चुनाव लड़ना तो बहुत आसान होता है, और मुझ जैसी महिला ने जो काम काजी है उसने किसी और के गढ़ में जाकर परचम गाड़ा है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। अगर अखिलेश यादव दमखम रखते हैं तो उनको अपनी पैतृक सीट को छोड़कर यानी कन्नौज या फिर आजमगढ़ को छोड़कर सैफई को छोड़कर उनको चुनाव लड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में आना चाहिए। गोरखपुर से चुनाव जीतकर दिखाए, तब उनको पता चलेगा। यानी अखिलेश यादव को चैलेंज कर रही है स्मृति ईरानी दोस्तों, और सबको पता है कि अखिलेश यादव जिस दिन गोरखपुर लड़ने के लिए आ जाएंगे उस दिन पूरी तरीके से गोरखपुर का समीकरण तुरंत पलट जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री और राज्य के कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के 2 अल्पसंख्यक नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इस पर जो चर्चाएं चल रही है दोस्तों, उन्होंने एकदम स्पष्टीकरण के साथ कहा है कि हमें दिशा निर्देश के आधार पर काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला लिया गया है, यानी जो 2 मुस्लिम समाज के नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि की थी, यानी चुनाव के दौरान देवेंद्र दक्षिण चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी को हराने की कोशिश की थी और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कहा कि इस तरीके की कार्रवाई से गलत मैसेज जाता है। इस पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने बताया कि जो कार्रवाई की गई है ये पार्टी के द्वारा जांच पड़ताल करके की गई है और पार्टी आला कमान के द्वारा दिए गए आदेश के बाद ही किया गया है। डीके शिव कुमार ने खुलकर ये बात सबके सामने रखी है दोस्तों, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। जो खबरें फैलाई जा रही है पूरी तरीके से गलत है। मीडिया पागल हो चुका है और हम हर रोज एक ही बात बताते रहते हैं कि हमें आपस में कोई विवाद नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। इसके बावजूद मीडिया वाले एक ही तरीके की कहानियां गढ़ते रहते हैं कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में विवाद है, जबकि 4 साल होने को है दोस्तों सरकार चलने को। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थित मीडिया है वो पूरी तरीके से कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे भी कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी में फूट डाला जाए, और बार बार ये थ्योरियां फैलाई जाती है, ये दावे किए जाते हैं कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में लड़ाई है। लेकिन कब तक एक ही बात बार बार रिपीट करते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इससे जुड़ी पहुंचती रहे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी मुश्किलें खुद से बढ़ा ली है दोस्तों। रतलाम के अंदर वो कहते हैं कि मैं पश्चिम बंगाल नहीं जा सकता, वहां पर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे ऊपर 38 मुकदमे दायर हैं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के अंदर शिकायत दर्ज करवाई है दोस्तों। रतलाम के अंदर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ इतने सारे मुकदमे हैं, 38 के आसपास मुकदमे हैं। यानी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने चुनावी हलफनामे में इसकी जानकारी नहीं दी, तो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने कैसे चुनाव आयोग को गुमराह किया है दोस्तों। विजयपुर से कांग्रेस पार्टी के विधायक मुकेश मल्होत्रा को केस की जानकारी नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया था, उनकी विधायकी छीन ली गई है। तो भाजपा के मंत्री के खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी? कुल मिलाकर भाजपा के नेता अपने मुंह से बोल रहे हैं कि उनके ऊपर 38 मुकदमे दायर हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं दी है, जो काफी गंभीर संकट बताता है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिन्निकी शर्मा को लेकर किए गए दावे पर पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है दोस्तों। खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उनकी ट्रांजिट बेल बढ़ाने से इंकार कर दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि पवन खेड़ा को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, उन्हें गुवाहाटी में आकर आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करना चाहिए। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी बंगाल के अंदर दोस्तों, और पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उनकी ट्रांजिट बेल बढ़ाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत के लिए असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करना चाहिए। उन्होंने इससे पहले तेलंगाना के अंदर याचिका दाखिल किया था दोस्तों, लेकिन जो जुरिडिक्शन बनता है वो कोर्ट का बनता है, यानी गुवाहाटी कोर्ट का बनता है, इसीलिए गुवाहाटी कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल करनी चाहिए। अब देखते हैं पवन खेड़ा आगे क्या कार्रवाई करते हैं। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता ठाकुर अजय प्रताप सिंह के बर्थडे पार्टी यानी जन्मदिन के मौके पर जोरदार बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दलित समाज के लोगों ने इस पूरे मामले पर वीडियो जारी करते बताया है कि कैसे उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया दोस्तों, और सत्ता संरक्षित लोगों के द्वारा यह दुर्व्यवहार खुलेआम किया गया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है दोस्तों, और दलित समाज के लोगों के उत्थान की बातें करना और कहीं ना कहीं दलित समाज के लोगों के लिए ये कहना कि वो अंबेडकर जी की मूर्ति बनवा देंगे बीजेपी के लोग, उनको लगता है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव को इस पूरे मामले पर जीत सकते हैं, यानी बड़े बड़े दावे भाजपा के लोगों के हैं दोस्तों। लेकिन हकीकत यह है कि दलित समाज के लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा शोषण उनका पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, और खासकर जो भाजपा के नेता है उसमें भी एक सजातीय लोग हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं दलित समाज के लोगों के उत्पीड़न में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, और बीजेपी के नेता खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर जाकर हमला करते हैं। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति से भी इन लोगों को दिक्कतें हैं दोस्तों। इसे पता चलता है कि आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है 27 के चुनाव में दलित समाज के लोगों के न्याय की मांग, और इसीलिए बीजेपी के लोग अभी आजकल अंबेडकर जी को बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि ये केवल 27 के चुनाव के लिए किया जा रहा है। साथ साथ पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के कानों पर ईडी ने छापेमारी की है। केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। बिट्टू ने दावा किया है कि इस मामले में राघव चड्ढा गवाह बन सकते हैं और कुछ बड़े खुलासे कर सकते हैं। पंजाब के कई प्रभावशाली नेता वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े हुए हैं। एक निजी चैनल से बात करते हुए बिट्टू ने कहा कि राघव चड्ढा का बदलता राजनीतिक रूप ये इशारा करता है कि राघव चड्ढा जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं की पोल खोलेंगे, और राघव चड्ढा अगर बीजेपी के साथ हाथ मिला ले तो कई सारे और भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने में आसानी होगी। यानी रवनीत बिट्टू को लगता है कि आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी इस तरीके के छापेमारी से दोस्तों। लेकिन पंजाब के अंदर आम जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करती, ये बात सारे चुनावों में देखने को मिलता है। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके की छापेमारी करवा रहे हैं, आने वाले चुनाव के दिन अब काफी नजदीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आम जनता को पता है कि ये छापेमारी क्यों चल रही है। ये छापेमारी भ्रष्टाचार की बातें निकालने के लिए नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए एक
एक बड़ी घनघोर साजिश है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है और इस पर आने वाले दिनों में तय होगा कि क्या राघव चड्ढा सारी इन्फॉर्मेशन पार्टी की लीक कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि राघव चड्ढा को बहुत कुछ बीजेपी के लोग दे रहे हैं दोस्तों। आजकल तो जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी गई है जो बड़े बड़े नेताओं को नहीं मिलती, और राघव चड्ढा एक मामूली से सांसद है, वो भी राज्यसभा के सांसद है दोस्तों, उनको ये सारी चीजें मुहैया करवाई जा रही है। आप लोग क्या समझते हैं इस पूरे मामले, अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ पंजाब के अंदर उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा के आवास पर एक बार फिर से छापामारी किया गया है दोस्तों। ईडी ने शुक्रवार को कई जगह पर छापेमारी की है। ईडी की टीम अरोड़ा के आवास, सरकारी कार्यालय और कई जगह पर छापेमारी की गई है। अरोड़ा भी हाल फिलहाल के अंदर लुधियाना से चुनाव जीतकर मंत्री बने थे दोस्तों। आम आदमी पार्टी सरकार में उनको मंत्री बनाया गया, तो इन पर कार्रवाई करने के लिए सारे तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इससे पहले मित्तल के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तो हर तरीके के प्रयास पंजाब चुनाव को लेकर चल रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट आती है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के मुख्यमंत्री की इंग्लिश सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंग्लिश में वो बोलती हैं कि ही इज कल्प्रिट ऑफ डाइंग दैट ऐसी वुमेन, यानी बोलना कुछ और चाहती है दोस्तों लेकिन बोल नहीं पाती, यानी एक ऐसी समाज की महिला के हत्या के मामले में वो अपराधी है या फिर आरोपी है, ये बोलना चाहती हैं शायद वो, लेकिन जो बोल रही हैं उस इंग्लिश का कोई मतलब बनता नहीं है। इसे ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि इनको शायद इंग्लिश भी नहीं आती है दोस्तों। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। पल पल की पूरी अपडेट आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।